नमस्कार मित्रों। कल हमने लाइव आने की कोशिश की थी, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में गड़बड़ी हो गई थी। वो वीडियो हमने अच्छे खासे लोगों ने देखा, कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि आपने डिलीट क्यों कर दिया, कंटेंट बहुत अच्छा था। लेकिन हमें लगा कि बाद में ये रहेगा तो लोग उसको देख के यही कहेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी के मामले में उतनी समझ नहीं है। लेकिन हमने आज भी कोशिश की, लेकिन वो कुछ गड़बड़ी थी। अब नेटवर्क की है क्या, कल हम पूरी तैयारी के साथ लाइव आएंगे और आज शुरुआत लाइव वाले अंदाज में ही करते हैं। आपको मालूम है कि इंग्लैंड में 4 जुलाई को चुनाव संपन्न हुए हैं। वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे। हालांकि उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान वाले एरिया का था, हालांकि वो बाहर ही पैदा हुए, उनके माँ बाप पहले चले गए। लेकिन हिंदू व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बना था तो हम सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन अब उनकी विदाई तय हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ जैसे यहाँ लोकसभा होती है तो वहाँ हाउस ऑफ लोअर हाउस जो होता है उसमें 650 सदस्यों का चुनाव होता है। वो हो चुका है, आज मतगणना चल रही है। एग्जिट पोल में लेबर पार्टी 400 पार। देखिए 4 जून को यहाँ परिणाम आया, 400 पार भाजपा नहीं हो पाई। इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री पद के दावेदार सर कीर स्टारमर, वो प्रधानमंत्री बनना उनका लगभग तय हो चुका है और वो 400 पार की संभावना है उनकी 650 में से। और ऋषि सुनक की पार्टी 125-130 के आसपास रहेगी, ऐसा एग्जिट पोल का मानना है। तो अब आप देखेंगे कीर स्टारमर को। ऋषि सुनक भले ही भारतीय लोगों के दिल के काफ़ी करीब हों, लेकिन उन्होंने भारत के हित के लिए कुछ विशेष नहीं किया। कीर स्टारमर उनसे बेहतर साबित होंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वो पाकिस्तानियों से विशेष खफा हैं कि जैसा उन्होंने उत्पात वहाँ किया था। खैर ये तो वहाँ की बात है, प्रभाव यहाँ पड़ता है और वहाँ पे इसलिए नज़र है कि अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल शासन किया था, आज भी उस मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। और उन्हीं के द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के द्वारा 1985 में 28 दिसंबर को ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज ने ही कांग्रेस सरकार अंग्रेजों के हितों के संरक्षण के लिए बनाई थी। बाद में वो अंग्रेजों प्लस मुस्लिमों की हितों की संरक्षक पार्टी पूरी तरह से बन गई और हिंदुओं को और हिंदुस्तान को टोटल डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले को कई गुना बढ़ा दिया। हिंदुओं को तो उन्होंने जाति पाति भाषा किस किस तरह से बांटा है और मुसलमानों ने 47 में भी काटा था और आज भी काट रहे हैं और वही पीड़ित बताए जाते हैं। उनको तरह तरह की सुविधाएं, हिंदुओं को तो बस सांस ही लेने के लिए इजाज़त है। अब रही बात कि चर्चा में क्या है। चर्चा में इस समय राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे 2 महत्वपूर्ण संसद में, बाकी तो महत्वपूर्ण मुद्दे उनकी समझ से सब, उन्होंने अपने सिंबल को जिस तरीके से देवी देवताओं से लिंक करके डिफाइन किया तो वो अपने आप में स्वयं गदगदायमान हो गए और उनके पार्टी के लोग। लेकिन असलियत क्या थी कि वो बालक बुद्धि का एक प्रलाप था। मोदी जी ने उस बालक बुद्धि को स्थापित कर दिया। वो भी मंद बुद्धि, वो लोग खुद अपनी तरफ से, हालांकि मोदी ने मंद बुद्धि नहीं बोला था, लेकिन उन्हीं के लोग साथ में मंद बुद्धि बालक बोलने लगे हैं। और अब वो सदन की कार्यवाही में है तो बालक बुद्धि आप बेझिझक बोल सकते हैं, ये संसदीय शब्द हो गया है रजिस्टर्ड। तो एक तो इन्होंने जो है हिंदुओं को टारगेट करके उन्हें हिंसक बता दिया। अब इसका तो बहुत सरल सा जवाब है कि हिंदू अगर हिंसक होता तो 47 में मुसलमान बचते क्या, क्योंकि हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी विशेषकर इस हिस्से में। तो हिंदू हिंसक होते तो क्या
मुस्लिमों की संख्या बढ़ती आबादी के हिसाब से और उनकी घटती? नहीं ना। हिंसक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में, वहाँ हिंदू कहाँ बचे हैं। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और चोर मचाए शोर। आपने एक कहावत और सुनी होगी, हाथी चले बाजार कुत्ते लगे हजार, या कुत्ते भौंके हजार। लेकिन यहाँ पर तो उस कहावत की भी धज्जियाँ उड़ा दी। वो वहाँ पर मोदी के भाषण में जिस तरह से व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, वो हुआ हुआ कर रहे थे। और हुआ हुआ तो सियार की, गीदड़ की आवाज़ है। तो उन्होंने खुद अपने को गीदड़ साबित कर दिया। यानी मोदी के सामने, मोदी की दहाड़ के आगे वो हुआ हुआ कर रहे थे। तो इसी को कहेंगे मंद बुद्धि बालक, क्योंकि मंद बुद्धि उन्होंने जोड़ा है। तो हिंदुओं के ऊपर तो अब हिंदू संगठन थोड़े जागरूक हुए हैं और प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हालांकि उस तरह के नहीं हो रहे हैं। यही बात अगर वो किसी इस्लाम के लिए, मुस्लिमों के लिए बोल देते तो अब तक सरतन से जुदा के नारे उनके आवाज़ पे लग रहे होते। और टीवी में अशोक श्रीवास्तव ने समाजवादी प्रवक्ता से बोला कि आपने 6 तरह से हिंदू को गाली दी और उनको अलग अलग बता दिया कि ऐसा वैसा, लेकिन जरा अब इस्लाम पे भी बोल के दिखाओ अगर हिम्मत है तो बगलें झांकने लगे, मुंह में ताला लग गया अलीगढ़ वाला। तो वो तो एक अलग मुद्दा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और खतरनाक मुद्दा, जिसको कि अब 1 जुलाई से जो BNS IPC की जगह इंडियन पेनल कोड यानी IPC जो 1860 की थी, उसकी जगह BNS 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। और उसमें जो राजद्रोह की धारा थी वो खत्म कर दी गई और उसकी जगह इंट्रोड्यूस की गई है देशद्रोह। देशद्रोह, और वो भी धारा कितनी है देशद्रोह की, आपको बता दें 152। धारा 152 देशद्रोह की धारा है, 1 जुलाई से इफेक्टेड है। राहुल गांधी सबसे उसके लिए उपयुक्त, उस धारा के लिए अभी आरोपी बनेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इस अपने वीडियो के द्वारा कि, और हम भी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करेंगे। पहले थाने में जाके अगर नहीं लिखी गई, जिसकी उम्मीद कम है, टरका दिए जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ कोई प्रख्यात नेता नहीं है और न कोई वकील है, तो हमारी आवाज़ वो कितनी सुनते। नहीं तो फिर हम ऑनलाइन दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। और जो भी इस देश से प्यार करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश को अपना मानते हैं और भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, उन सभी से अपील है कि आप अपने अपने थानों जो आसपास के वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराएं देशद्रोह की धारा 152 के अंतर्गत। और अगर दर्ज न हो तो ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराएं, वो ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाएगी। आपके थाने वाली रिपोर्ट भी संबंधित जगह पे जहां पर उचित कार्रवाई की जाएगी वो पहुंचेगी। तो हम कोशिश करेंगे ही खुद। अब ये देशद्रोह कैसे है? किसी भी देश को संरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में वहाँ की सेना महत्वपूर्ण होती है, और व्यापारी, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर कितने ही प्रबुद्ध क्यों ना हो, वो देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस देश की संपन्नता तो ऐसी थी, देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन उसी की वजह से इस देश को बार बार लूटा गया, यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट किया गया, और फिर भी हम लोग नहीं चेत पाए। अब ये प्रयास इन्होंने खुल के, जो साउथ से सत्य सनातन को समाप्त करने की इन्होंने शपथ ली थी, उसी शपथ को पूरा करने का अब ये प्रयास कर रहे हैं। अगर सत्ता में आ जाते तब तो आप समझ लो क्या हाल होता। लेकिन सत्ता में नहीं आए तब भी इनकी धृष्टता और दुष्टता देखो कि पार्लियामेंट में खुलेआम इन्होंने डंके की चोट पे बोल दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, तरह तरह से हिंदुओं को क्या हद हो गई। लेकिन वहीं मुस्लिमों का नाम आने पर जवान में अलीगढ़ वाला ताला इन लोगों के लग जाता है। अब इन्होंने दूसरा मुद्दा जो ये उठाया था, जो घातक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो अग्निवीर को लेके, और बार बार एक रट लगा रहे हैं। आम जनमानस नहीं समझ रहा है कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। तो हम आपको बता दें
कांग्रेस ने केवल 2 लोगों को शहीद का दर्जा दिया है, या यूं कहें 3 लोगों को। 3 लोगों को कैसे? एक तो महात्मा गांधी को, जो जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना निश्चित तौर से मोहनदास करमचंद गांधी हैं। अब महात्मा वो कहाँ से हो गए, किस आधार पे हो गए, गुण धर्म कौन से थे जो वो महात्मा कहलाए। दूसरे नंबर पे अगर कोई दूसरे नंबर पे है उसके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का, तो वो खुद नेहरू, जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए देश के टुकड़े करवा दिए, और 565 टुकड़े होने थे वो तो सरदार पटेल ने बचा लिया। नहीं तो गजवाए हिंद के ये जो पैरवकार हैं ये उसी समय इस देश को इस्लामिक देश बनवा लेते। कितना टाइम पाकिस्तान को लगता 565 टुकड़ों को अलग अलग बटे हुए को जीतने में। तो वो तो सरदार पटेल का कमाल है। और नेहरू, जिनको एक भी वोट नहीं मिला था, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, और सरदार पटेल को जो सारे वोट लगभग 3 वोटों को छोड़ के मिल गए थे उनको उन्होंने हटा दिया। तो इससे बड़ा तानाशाह कौन होगा? इतना बड़ा तानाशाह कहीं दुनिया में हुआ है कोई? और प्रजातंत्र के, और महात्मा और बापू और राष्ट्रपिता, भाई महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो पाकिस्तान के हो सकते हैं, उसको उनने बनवाया। भारत तो सत्य सनातन पहले से है, और ये भारत के नाम से इस देश का भारत नाम किया गया, लेकिन इससे पहले भी भारत था, तब आर्यावर्त कहलाता था। खैर, तो अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि अग्निवीर योजना पर इन्होंने सेना पर बार बार तरह तरह से टिप्पणियां की, सबूत मांगे उनके शौर्य और पराक्रम के, और अब ये बोलते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जैसा कि हमने कहा, केवल 3 लोगों को कांग्रेस ने शहीद माना है। महात्मा गांधी को, क्योंकि उनको जिस दिन इस दुनिया से विदा किया नाथूराम गोडसे ने, उस दिन को 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता अधिकृत तौर से कांग्रेस के द्वारा, तो वो तो शहीद हो ही गए उनकी तरफ से। दूसरे इंदिरा गांधी, जो कि अपने ही द्वारा बोए आतंक के पौधे की शिकार हुई, उन्हीं ने जिसको आतंकवादी संगठन के रूप में पाला पोसा, वही उनकी मौत का कारण बना, और आज भी उसका दंश देश झेल रहा है, जो खालिस्तान है, भिंडरावाले सभी जान रहे हैं। उसके बाद में राजीव गांधी, उन्होंने भी जो है लिट्टे के साथ जो किया, तो उसके बाद में शिकार हुए, और डीएमके का उसमें हाथ था, जो कि इन्हीं के पैरवकार हैं। जो हत्यारे थे उसकी देख रेख करने में बहुत प्रेम उमड़ा हुआ था सोनिया गांधी और उनके परिवार का, राहुल और प्रियंका का भी। नलिनी को छोड़ दिया गया, नहीं तो अभी तक जो भी कोई बड़ा व्यक्ति मारा गया उसके हत्यारों को फांसी की सजा दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या में सतवंत सिंह, बलवंत सिंह को तो फांसी दी गई, लेकिन केयर सिंह जो वहाँ मौजूद नहीं था उसको भी फांसी दे दी गई। लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों पर कितना प्रेम था इनको। नलिनी की बेटी को इन्होंने विदेश से पढ़ा के डॉक्टर बनाया, उसकी जो पूरी उम्र की ऐसी कैद थी जो मरने के दिन तक थी। पहले तो फांसी थी, फिर उम्र कैद मरने के दिन तक, अब उसमें भी उनको छुड़वा दिया गया। और जो पार्टी को ये खुद षड्यंत्रकारी बता रहे थे, उसी के साथ ये इनकी गलवहियाँ हैं, तो आप अनुमान लगा लो इनका। खैर, लेकिन उससे लेना देना नहीं, वो अभी फिलहाल उनके परिवार का मामला। लेकिन सेना को इन्होंने कभी गली का गुंडा, और कभी इन्होंने सेना अध्यक्ष पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि ये दिल्ली का तख्ता पलटने वाले हैं, वीके सिंह साहब, और जाने क्या क्या आरोप लगाए। हिंदुओं को अल्पसंख्यक विरोधी बोला, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या में कौन जिम्मेदार है, हिंदू या अल्पसंख्यक? राजीव गांधी की हत्या में कौन जिम्मेदार है? वही सत्य सनातन के विरोधी वाले लोग, और लिट्टे क्रिश्चियन हैं, तभी तो सोनिया गांधी के सबसे प्रिय हैं। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलेआम डंके की चोट आरोप लगाए थे कि लिट्टे के साथ मिलकर भारत की तमाम जो प्राचीन मूर्तियां और ऐसी कीमती चीज़ें उनकी स्मगलिंग ये कर रही हैं और अपनी बहन के स्टोर पे बेच रही हैं। तो वो आरोप तो सुब्रमण्यम स्वामी के हैं, जिनको कांग्रेस अभी बहुत लाड़ से और प्यार से उनकी हर बात को बिल्कुल सत्य मानती है। तो वो 3 लोगों को छोड़ के आपको ये बता दें, अधिकृत तौर से शहीद आजम भगत सिंह को भी कोई शहीद का दर्जा नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं।
और शहीद जैसा कोई शब्द भारत में नहीं अधिकृत है। सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, किसी के लिए शहीद जैसा शब्द नहीं है। हाँ, अपने ये परिवार के 2 लोग और गांधी जी के लिए मनाते हैं, क्यों शहीद दिवस मनाते हैं। इसके अलावा जो सेना के लिए उपयोग किया जाता है, सर्वोच्च बलिदान, अपना सर्वोच्च बलिदान शब्द इस्तेमाल किया जाता, बलिदानी। लेकिन इनको तो हिंदी शब्द से चिढ़ है, भाई भारत क्यों शहीद शब्द इस्तेमाल करेगा। हालांकि इन्हीं ने नहीं किया कभी, केवल अपने परिवार को छोड़ के। तो सर्वोच्च बलिदान का वही मतलब है। सेना को भी नहीं ऐसा कोई शहीद, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है अधिकृत। और ये हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, नहीं तो कोई हमारे खिलाफ मानहानि या पुलिस केस करे अगर हम गलत बोल रहे हो। शहीद जैसा कोई शब्द नहीं है भारत में, संविधान में कोई ऐसा उसके लिए कानून नहीं बनाया गया। आर्मी के लिए भी नहीं है, तीनों सेनाओं के लिए नहीं, अर्धसैनिक बलों के लिए नहीं, तो अग्निवीर के लिए भी नहीं। लेकिन अग्निवीर के लिए जैसा उन्होंने बोला सदन में झूठ, और रक्षा मंत्री ने तत्काल वहाँ पे उसका उत्तर दिया कि झूठ बोल रहे हो। हालांकि वो कहाँ मानने वाले। लेकिन धृष्टता देखो, उसके बाद भी जो अजय सिंह थे पंजाब में, उनके घर जाके दोबारा राहुल गांधी ने उनसे नकरवा दिया कि कुछ नहीं मिला, जबकि जनवरी और फरवरी तक उनको 98 लाख से ज़्यादा की रकम मिल चुकी थी और बाद में उन्होंने माना। और अभी जो और रकम मिलना है उसको मिला के 165 करोड़, 1,65,00,000 करोड़ से ज़्यादा रकम उनको मिलनी है, जिसमें 98 लाख मिल चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में भी एक जो अग्निवीर शहीद हुए, क्योंकि शहीद शब्द कॉमन है इसलिए हम बोल रहे हैं, जो बलिदान उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान किया, उसका परिवार को 1,10,00,000 मिल चुका है और अभी और मिलना बाकी है। अभी उनको लगभग 66-67 लाख और मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, ये अग्निवीर कोई सामान्य नौकरी नहीं, संविदा की नियुक्ति नहीं है। जो भी भर्ती होता है उसे भी मालूम है वो किस काम के लिए जा रहा है, उसके लिए साहस चाहिए भर्ती होने के लिए। वो रोजगार का नहीं है स्वरूप, रोजगार के लिए बहुत तरीके हैं। तो उसके ऊपर जो ये उंगली उठा रहे हैं वो वैसे ही है जैसे नोटबंदी पीनों ने उठाया था या 370 को, क्योंकि इसके पीछे बहुत सोच समझ की एक योजना बनाई गई है। उसका खुलासा मोदी जी भी नहीं कर पा रहे हैं सुरक्षा कारणों से और कई कारण। लेकिन आप विचार करिए, कभी हम एक अलग से वीडियो बना के इशारों में समझाएंगे ये है क्या। तो अग्निवीर के लिए जितनी रकम सर्वोच्च बलिदान के बाद उसे मिलती है, और साथ में चूंकि 4 साल के लिए रखा जाता है और 25% को उसमें से आगे सर्विस उसको बढ़ा दी जाती, उसको मुख्य सेना में जो सैनिक होते उसमें शामिल किया जाता, 75% को जो है उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। लेकिन उनको इतनी रकम दी जाती है और बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है कि उसके बाद भी वो समाज में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जो इनको रकम मिलती है सर्वोच्च बलिदान के लिए, वो अग्निवीरों को ज़्यादा मिलती है, और जितनी सर्विस बाकी रह जाती है उसके लिए पूरी पेमेंट मिलती है, जो कि सैनिकों के लिए ऐसा नहीं है। सैनिकों को उतनी रकम नहीं मिलती है जितनी कि अग्निवीरों को मिलती है। तो खैर, और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के ज़माने में जिनके लिए बहुत बात के, उनको तो कोई भी ऐसे साधन नहीं उपलब्ध कराए गए युद्ध के लिए ही। साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट और जूते भी सही से नहीं मिल पाए। फाइटर प्लेन जो कि 42 स्क्वाड्रन हुआ करती थी, उसको यूपीए सरकार के दौरान 32 हो गई। एक भी फाइटर प्लेन नहीं खरीदा, केवल कमीशन की व्यवस्था करते रहे राफेल के साथ। लेकिन भाजपा ने आते ही 32 के बाद में उसको 36 तक बढ़ा दिया है, और तेजी से बढ़ रहा। अब तो हमारे यहाँ खुद हल और जो है DRDO ऐसा प्लेन बना रही जो बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन का है। तो भारत अब खुद आत्मनिर्भर हो रहा है, और बाहर से भी राफेल ही नहीं, F-35 का भी सौदा करने जा रहा है। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है
उसको भी भारत ने खरीदा और जाने क्या क्या सेना के लिए किए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। लेकिन इन्होंने चाहे गलवान के समय भारतीय सेना के पराक्रम को नकारा, लगातार चीन का पक्ष लिया, उनका महिमा मंडन किया, भारतीय सेनाओं को मनोबल गिराने का काम किया। लेकिन तब की बात और थी। 1 जुलाई के बाद क्योंकि इन्होंने दोबारा अजय सिंह के परिवार का इंटरव्यू दिखा दिया कि पैसा नहीं मिला है, सरासर झूठ है और ये अग्निवीर और उनके परिवार का मनोबल तोड़ने का काम है, सेना को ठेस पहुंचाने के लिए है। ये सेना कोई क्रिकेट टीम नहीं। सेना की हार मतलब देश की हार वाकई में है, देश के नागरिकों का सब कुछ समाप्त, और ये सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता जो ये कर रहे हैं लगातार। दूसरी तरफ देखो, इन्होंने चुनाव में जो घोषणा की थी 1 लाख रुपए खटाखट, अगर मान लो ये जीत जाते तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होता। 1 लाख वो किसानों का कर्ज माफ, एजुकेशन कर्ज माफ, MSP, जो बजट है उससे दुगने का इंतजाम इन्होंने कर दिया था। तो ये पैसा कहाँ से आता? हाल श्रीलंका जैसा होता। और भारत जो पाकिस्तान में अभी कटोरा लिया, भारत का तो हाल बहुत बुरा होता। तो कुल मिला के ये देश को तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले सारे उपक्रम कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला। आपको एक बात और बता दें, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में कुछ भी कोई अगर बोलता है तो उस पर कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। वहाँ स्पीकर ही सब कुछ है, वो पुलिस भी है, जज भी है, सब कुछ वही है। वहीं रिपोर्ट दर्ज होगी, वही कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, उन्हीं में से कोई करे, आम पब्लिक नहीं कर सकती। लेकिन सदन के बाहर किसी भी बयान पर कोई भी आम नागरिक, क्योंकि इस देश का मालिक आम नागरिक है, ये जो राजसी सुख वैभव अपना भोग रहे हैं, ये जनता के टैक्स से मालिक इस देश की जनता है। तो जनता देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा सकती है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वो फिर से डाला है। राहुल गांधी को आप एक्स पे खोलें, यानी जो ट्विटर था पहले, और उसमें आप देखें वो अभी भी मौजूद है, जो उन्होंने अजय सिंह के परिवार से फिर से न करवाया, दबाव डाल के, स्वाभाविक है वहाँ पे। और जो वीडियो उन्होंने मई में शूट करके चलाया था अग्निवीर के नाम पर झूठा, उससे पंजाब में भाजपा का क्या हाल हुआ, 0 हो गई। क्योंकि उस वीडियो से इन्होंने झूठ, एक तो सेना के मनोबल को गिराया, दूसरी बात किस हद तक का झूठ इन्होंने बनाया कि पंजाब में और हरियाणा में क्यों नुकसान हुआ, वो उसी वीडियो की वजह से घर घर में वो वीडियो दिखाया गया। यही नहीं, यूपी में और राजस्थान में जहाँ सेना में भर्ती होते हैं लोग, आपको लगा होगा मध्य प्रदेश में कम भर्ती होते हैं, केवल एक थोड़े से इलाके को छोड़, तो मध्य प्रदेश पे उतना असर नहीं हुआ। लेकिन यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जहाँ भारी तौर से भर्ती होते थे, हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड में भी सेना में काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ की जनता इनको समझ रही थी, वहाँ वो देवभूमि है, वो इनको समझ चुके थे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े वादे कर चुके थे हिमाचल में और झूठे निकले, तो वहाँ की जनता तो समझ गई थी। लेकिन यहाँ पर जनता अग्निवीर के इनके जो इन्होंने भ्रामक प्रचार किया, उस चक्कर में भाजपा को भारी नुकसान हुआ। लेकिन भाजपा का नुकसान तो एक पार्टी का नुकसान है, ये तो देश की सेना का मनोबल गिराने में लगे हैं, वो भी 100% झूठ बोल के। तो जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, देशद्रोह ऐसे ही मामलों के लिए है। हमारी बारंबार अपील है, विशेषकर वकील वर्ग से, कि जो भी अपने को इस देश का अच्छा नागरिक और सच्चा नागरिक मानते हैं, वो BNS की धारा 152 का तत्काल उपयोग करें। आम नागरिक भी अपने निकटवर्ती थानों में रिपोर्ट दर्ज कराए। राहुल गांधी के खिलाफ मंद बुद्धि बालक नहीं है वो, ये बेहद खतरनाक सातिर बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये कोई मंद बुद्धि नहीं, ये सातिर बुद्धि है। और ये बालक बन के जो है देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। आपने सदन में कार्रवाई में देखा होगा, बहुत गुस्सा आई होगी, लेकिन घर बैठ के गुस्सा करने में कुछ नहीं होना है। कुछ कदम उठाओ, अपने अपने शहर कस्बे में प्रदर्शन करो, ज्ञापन सौंपो हिंदू विरोध का,
और रिपोर्ट लिखाओ देशद्रोह की बीएनएस की जो 152 धारा है, इसके अंतर्गत जो ये सेना का मनोबल मिथ्यारोपण सेना पे कर रहे हैं, ये धारा बिल्कुल फिट है। तो आज के लिए बस इतना, क्योंकि इससे बड़ा कुछ हमारी नज़रों में हो नहीं सकता। पुनः एक बार बता दें कि ब्रिटेन में 650 सीटों पर चुनाव होता है और 786, देखो वो उनका 786 का अंक किसके लिए महत्वपूर्ण, 746 सदस्य अपर हाउस के, वहाँ पर उन्हें प्रभुगण कहा जाता है, धार्मिक लोग और इधर उधर से जो चुने, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, तो वो मनोनीत किए जाते हैं प्राय, या जो भी उनका प्रोसेस है। कुल मिला के 1436 सांसद कहलाते हैं वहाँ। लेकिन चुनाव जो 650 का होता है, सरकार इसके आधार पे बनती, जैसे लोकसभा में यहाँ। और वहाँ के लेबर पार्टी 4 जून को यहाँ रिजल्ट आया, भाजपा 400 पार अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं हो पाई, लेकिन लेबर पार्टी 4 जुलाई को हुए चुनाव में आज अभी कुछ ही देर में आपको 400 पार दिखाई देगी। मजबूत सरकार बनेगी। ऋषि सुनक की विदाई तय हो गई, इस्तीफा वो दे चुके हैं। और कई जगह दक्षिणपंथी जिन्हें कहा जाता है, राष्ट्रवादी लोग अब सत्ता संभाल रहे हैं। उधर फ्रांस में भी मैक्रो की विदाई तय है और यूएसए में भी अब जो है डंकी की विदाई और हाथी की आने वाली है बारी। तो ये तय है। आपको विश्लेषण कैसा लगा? कोशिश तो लाइव करने की थी, लेकिन रिकॉर्ड करके अब इसको हम जारी करेंगे और पेंशनरों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।